body radiation, nothing else. There are two walls. Cavity radiator is a type of a black body only. It works like a ferric black body only. Ferric black body जैसा ही काम करता है. There are two walls, inner wall, outer wall, connected with a small aperture from where your radiations, whatever thermal radiations you want to allow, it enters inside through that aperture. And then there are several total internal reflections, and whatever radiations are passing through the aperture, it get absorbed by the surface internally. No radiation will come out. And of course, the radiation will totally depend on the, what I can say, the temperature at which you are working, not on the shape of the radiator. That's all. Nothing else. Yes, ma'am. Anything else? नहीं सो पीडीएफ का लास्ट पॉइंट देना. कौन सा बेटा? Emissive power or radiant power can be defined as heat radiated per unit area for per unit time. वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. Yes, miss. ठीक है, सो एमिसिव पावर के साथ स्टार्ट करते हैं वापस. We'll complete the theory as fast as possible, and then we will go ahead with the sums today, if possible. So we started with emissive power yesterday. Okay. Emissive power, or it is also known as radiant power. Okay. Now, what is emissive power or what is radiant power? That I have already discussed. थोड़ा सा कल डिस्कस किया था कि like when a body is radiating, जब कोई बॉडी रेडिएट करती है तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसका रेडिएशन का अमाउंट कितना है या उसकी वैल्यू कितनी है. सो जो सबसे पहली चीज जिस पे वो डिपेंड करती है, दैट वाज द टेम्परेचर. कौन से टेम्परेचर पे काम कर रहे हो या आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, वो भी डिसाइड करता है कि उसका रेडिएशन कितना होगा. सेकेंड इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमने दो पैक सब्सटेंस लिया था. एक को हमने ब्लैक बॉडी से कलर किया था और एक को हमने ब्लैक परफेक्ट एब्जॉर्बर से ब्लैक कलर किया था और एक पॉलिश किया था. सिल्वर पॉलिश था. सो वन वाज अ गुड एमिटर एंड द अनदर वाज अ बैड एमिटर. पुअर एमिटर. सो उसका एमिट करने का क्या कैपेसिटी है या एमिट करने का जो पावर है वो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. देन द थर्ड पार्ट दैट वी डिस्कस, इट वाज दैट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन आपका रेडिएशन हो रहा है. व्हाट इज द टाइम ऑफ ड्यूरेशन. कितने टाइम से वो रेडिएट कर रहा है या एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना रेडिएशन करता है, वो भी उसके एमिसिव पावर को डिफाइन करता है. एंड देन द लास्ट, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया. डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया. छोटा सा मॉलिक्यूल है कि बड़ा सा मॉलिक्यूल है, छोटा स्टार है कि बड़ा स्टार है, वो भी डिफाइन करता है कि आपका रेडिएशन पर्टिकुलरली कितना हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड कि एमिसिव पावर ये चार फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है. ओके, नाउ हाउ यू डिफाइन द एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, आप डिफाइन कैसे करते हो. सो एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर इज डिफाइंड एज, emissive power can be defined as it is heat radiated per unit area per unit time. तो emissive पावर को डिफाइन करने का ये बेसिक तरीका है कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हीट रेडिएट हुआ है. दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ the emissive power of a body. For example, एक छोटा सा ये एरिया ले लो. इस एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हुआ है बाहर की तरफ. दिस गिव्स द एमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी. सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, कितना हीट रेडिएट हुआ है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes, ma'am. Let's understand it with the help of some example. Okay, समझो तुम्हारा एक स्टार है, ठीक है. जिस तरीके से एमिसिव पावर डिफाइन किया जाता है उसी तरीके से इंटेंसिटी भी डिफाइन की जाती है. सेम तरीका है.
आप जब इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं। जब आप इंटेंसिटी वर्ड बोलते हो ना, तो इंटेंसिटी का भी डिफिनेशन इसी तरीके से आता है। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ मेरे पास एक लाइट है, एक बल्ब है, मैं बोल रही हूँ कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मतलब इसके अंदर से कितनी लाइट एनर्जी रेडिएट हुई है। तो इंटेंसिटी को भी डिफाइन करने का यही तरीका होता है, अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया से और एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ लाइट बाहर आ रहा है, दैट गिव्स यू द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट। सिंपल सा फंडा है। अगर ज्यादा लाइट बाहर आ रहा है, व्हाट इज दैट इंटेंसिटी? व्हाट इज इंटेंसिटी? ज्यादा है हाउ आई डिफाइन इंटेंसिटी? लाइट कमिंग फ्रॉम Light coming through unit area Unit unit area time. in unit time. Unit time. यस, यूनिट एरिया यूनिट टाइम। सिंपल सा फंडा, अगर ज्यादा लाइट आ रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। है ना? और कम लाइट आ रहा है तो इंटेंसिटी कम होगी। Intensity कम। हो गई। यस मैम अभी सिंपल सा फंडा है कि so this is about the intensity of a light coming from unit area in a unit time। पर यूनिट एरिया से या पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम से कितने लाइट बाहर आ रही है, दैट गिव्स यू सम द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. यस मैम Yes. Yes, उसी ma'am. तरीके से समवेयर जो भी हीट, जो भी आपका एमिसिव पावर होता है, इट डिपेंड्स ऑन द हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जिस तरीके से इंटेंसिटी डिफाइंड है, उसी तरीके से एमिसिव पावर भी डिफाइंड है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ हीट और कितना अमाउंट ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स टाइम कम है, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। जितना कम टाइम में ज्यादा रेडिएशन होगा, जितना कम टाइम है, टाइम कम है और रेडिएशन ज्यादा दिख रहा है, मतलब उसका एमिसिव पावर क्या होगा? ज्यादा इट है। विल बी हायर। ज्यादा है। सेम विद द एरिया। छोटे एरिया से अगर आपको बहुत ज्यादा हीट रेडिएशन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब उसका एमिसिव पावर ज्यादा होगा। ज्यादा। Yes, ma'am. Yes. छोटा सा स्टार है, एक छोटा स्टार है और उसमें उसका साइज छोटा है, पर आप बहुत ज्यादा उसके अंदर से रेडिएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब उसका एमिट करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तभी तो वो Yes. छोटा। Yes. एक बड़ा स्टार है और एक छोटा स्टार है, इसका एरिया बड़ा होने के बाद और इसका एरिया छोटा होने के बाद, ठीक है, इसका रेडिएशन और इसका रेडिएशन ऑब्जर्व कर रहे हो आप, पर यहाँ पर जितना रेडिएशन इतना बड़ा स्टार दे रहा है, उतना ही रेडिएशन छोटा स्टार दे रहा है, तो ऑफ कोर्स एमिसिव पावर किसका ज्यादा होगा? छोटे वाले स्टार का। छोटे स्टार। छोटे वाले स्टार का। सो इट इज जस्ट कोई चीज बाहर आ रही है एक यूनिट एरिया यूनिट टाइम से, दैट गिव्स द एमिसिव पावर और इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो एमिसिव पावर और इंटेंसिटी का ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है। एमिसिव पावर हीट रेडिएशन के टर्म्स में बात करता है और इंटेंसिटी जो है वो लाइट के टर्म्स में बात करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम Yes, Yes. ma'am. सबको एमिसिव पावर क्लियर है? Yes. Yes, So ma'am. at a Yes. given temperature T, R is equals to heat radiated per unit area and per unit time। यहाँ पे constant temperature पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? सबको ये definition clear हुआ? Yes, R ma'am. equals to Yes, Q by ma'am. 80। Yes, ma'am. यस ठीक है, so आगे बढ़ते हैं। Now what will be the unit? Joule per meter जूल square पर per मीटर second. स्क्वायर सेकंड स्क्वायर Joule per meter Meter square per second. Per second. per second। और it can also be written as, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, so this is Q by, sorry, this is Q by T as well as this is Q by A। so Q by A नहीं देखते, Q by T के टर्म्स में देखते हैं। Q by T क्या देख के लग रहा है? ये Q by T क्या हो सकता है? What is Q by T? पावर क्या होता है? पावर Work done Power per is unit work time. done per unit Per time। unit time. So power can also be written as heat energy used per unit time। यस ऐसा भी यस बोल सकते Yes, हैं, energy yes. used per unit time। So this is somewhere Yes. heat energy used per unit time, यस है ना? Yes. So unit can also be watt Watt per Per meter square. पर मीटर स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर
So these are the two things. The unit can be joule per meter square per second, or it can be watt per meter square. square. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Of course, black body have the highest emissive power. ये तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि it is the best absorber, तो it will be the best emitter as well. Best emitter. Yes. सबको यहाँ तक clear है? What is emissive power? How you define the emissive power? It is heat radiated per unit time per unit area, and then R is equals to Q by AT. Unit is joule per meter square per second, or it can also be written as watt per meter square because Q by T gives you power. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So the next topic that we are going to discuss is coefficient of emission. ठीक है. So next topic that we are going to discuss is coefficient of emission, और इसको emissivity के नाम से भी जाना जाता है. This is also known as emissivity. That is small e. Now what is coefficient of emission or coefficient of emissivity का मतलब क्या होता है? What does this mean? Coefficient of emission और coefficient of emissivity को हम black body से compare करते हैं. जब हम किसी भी body के emissive power को black body के emissive power से compare करते हैं, तो we say that कि उसका ये emissivity define हो रहा है या उसका ये coefficient of emission define हो रहा है. So coefficient of emission can be simply defined as the emissive power of a particular body to it is the ratio of emissive power of a particular body to the emissive power of a black body, R by RB. Clear हुआ मैं क्या बोली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coefficient of emission is simply defined as E is equals to R by RB, where R is the emissive power of your body जिसका आप कंपेयर कर रहे हो, और RB is the emissive power of your black body. So आपके ब्लैक बॉडी के एमिशन रेट से आपके किसी भी एक बॉडी को जब हम कंपेयर करते हैं एमिशन रेट को, सो वी से दैट इट इज डिफाइनिंग द एमिसिव पावर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी, दैट इज इक्वल्स टू R by RB. ये सबको क्लियर हुआ क्या क्या ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. बॉडी के एमिशन को ब्लैक बॉडी के एमिशन से जब डिवाइड करते हैं, वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द coefficient of emission. 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 Yes. Of course, if I compare black body with the black body, what will be the E value? One. So of course, for a black body, E value becomes 1. Simple सा One. फंडा. Perfect emitter. Because I am comparing my black body with the black body only. So R मेरा black body, जब मैं black body को ही compare कर रही हूँ black body से, तो ऊपर भी RB नीचे भी RB. Answer what? Yes. One. Yes. One. And if I talk about perfect reflector, E zero रहेगा. Zero. Yes. Zero. yes, it will be Zero. 0. क्योंकि ये जिस बॉडी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो बॉडी बिल्कुल एब्जॉर्ब ही नहीं करती है. Yes. जब Emit एब्जॉर्ब ही भी नहीं नहीं करती करते. है तो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी, और रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो ये ऊपर का जो एमिसिव पावर है, Zero हुआ है. सॉरी, एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो एमिट भी नहीं कर रही, और एमिट नहीं कर रही तो उसका एमिसिव पावर 0 है. Zero. एमिसिव पावर 0 मतलब ये R 0 है, तो 0 by something will give you. Zero. Zero. ये सबको Yes, क्लियर ma'am. हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किंजल, आप हो यहाँ पे? Yes, miss. समझा? Yes, miss. Okay. What about Manali, Khushi, Yes. Divya? Yes, ma'am. See, मुझे जितने नाम याद है, I am taking their names. अगर आप लोग में से किसी को नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी. ठीक है. अब ये जो आपका एमिसिव पावर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है या एमिसिविटी है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ देखो, कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो हो नहीं सकता. मतलब E इज इक्वल टू 1 पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. जो भी बॉडी हमारे रियल लाइफ में है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं या जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, to calculate the E. See, R and E are different thing. R is emissive power and E is emissivity or coefficient of emission. Okay,
These are two different things. R is simply heat radiated per unit area per unit time. But when you talk about E, it is simply you are comparing your body's emission with the black body's emission. Okay. So on what factors your E depend on? First of all, we are very much clear कि कोई भी body black body इतना radiate नहीं करने वाली. No one is going to radiate or no one is going to emit equal to the emission of the black body. मतलब E equals to 1 होना almost ना के बराबर है. कोई ऐसी body आपको नहीं मिलने वाली है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Ideally आपको E Yes. equals to 1 Yes. मिलना is impossible. Yes, ma'am. So nobody can have an ideal behavior like a black body. Now ये जो emission है, ये जो emissive coefficient of emission है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? On what things it depends on? It depends on color. ये हमने लास्ट टाइम देखा था. लाइट कलर है, डार्क कलर है. लाइट कलर इज नॉट अ गुड एब्जॉर्बर, तो गुड एमिटर होना भी नहीं Good है. emitter नहीं है. डार्क Dark कलर color इज good अ गुड absorber है. एब्जॉर्बर, Good emitter. The good emitter. तो गुड एमिटर होगा. सो Yes. कलर इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर. वो बॉडी किस चीज से बनी है, उसके ऊपर क्या, उसकी क्या क्वालिटीज है. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था पॉलिश्ड है कि ब्लैक कलर है, तो कंपोजिशन कहीं ना कहीं मैटर करता है कि उसके अंदर क्या डाला है और ये किस चीज से उसको बनाने की कोशिश की गई है. And of course the temperature is one of the factor which affect the E value. ठीक है. Now normally आपका जो E value होता है, as I said, it's if you take a perfect black body E equals to 1 and if you take a reflector E equals to 0. 0. But real life में आपका E का value, there is a range in which your E value is found. Of course it is greater than 0 and क्योंकि perfect reflector जैसा भी कुछ नहीं होता Lesser and it than is 1. smaller than 1. Less than 1. So E का जो रेंज है, it is between 0 and 1. ना तो आपको perfectly 0 मिलेगा, ना तो आपको perfectly 1 मिलेगा. समझ में आ रहा है what I said? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now ये जो emissivity होती है, वो rough surface जो होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा होती है. मतलब जो rough surface होता है स्मूथ के बदले, रफ सरफेस से आपको एमिशन ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना, वो उतना ज्यादा एमिशन नहीं कर पाते. दे मोस्टली एब्जॉर्ब, सॉरी, दे मोस्टली रिफ्लेक्ट द थिंग्स. With rough surface emission क्यों कहेगा तो? एक मिनट रुक जाओ, मैम रफ सरफेस का नहीं समझा. रुक जाओ बेटा, रुको मैं समझाती हूँ. लेट्स टेक अ फ्लास्क. जो सिल्वर पॉलिशिंग वाला फ्लास्क हमने लिया था, इट इज अ स्मूथ सरफेस. Yes, ma'am. Smooth. Yes. ma'am. Yes. इसलिए मैं स्मूथ का एग्जांपल तुमको दे रही हूँ. इट इज अ स्मूथ सरफेस. तो वहां पर क्या हो रहा है, जो भी हीट ऊपर गिर रही है वो सब Reflect हो रिफ्लेक्ट रहा है. बैक हो जा रही है. Yes. तो वहां पर एमिशन होने का सवाल ही नहीं उठता. तो आपका जो स्मूथ सरफेसेस होता है, जो पॉलिश्ड, स्मूथ और रफ का मतलब होता है कि पॉलिश्ड होना या ना पॉलिश्ड होना. व्हेन यू से समथिंग इज रफ, इट मींस कि उसके अंदर बहुत ज्यादा व्हाट आई कैन से, इट इज नॉट एट ऑल पॉलिश्ड. थोड़ा ऐसे किस टर्म में बात करें, जैसे छोटे छोटे पोर्स है या इट हैव अ डिफॉर्म स्ट्रक्चर. एकदम पॉलिश्ड स्ट्रक्चर नहीं है. स्मूथ सरफेस होने का मतलब है पॉलिश्ड स्ट्रक्चर होना. सो जो पॉलिश्ड स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो एमिशन करने का सवाल ही नहीं उठता. तो उसका ऑफ कोर्स एमिसिविटी कम ही होगा. और रफ सरफेस जो होता है, जिसको आपने पॉलिश नहीं किया है, जो मतलब परफेक्टली पॉलिश नहीं है, सिल्वर पॉलिश नहीं है, वो सरफेसेस क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो एमिशन भी उनका ज्यादा होता है और उनका एमिसिविटी का पावर भी ज्यादा होता है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. So you people got confused with what is rough surface and what is smooth surface. Smooth surface is something which you are having your thermal flask वगैरह का जो surface होता है ना सिल्वर कलर, that is what is called a smooth surface, जिसको एकदम प्लेन और एकदम घिस के एकदम चमकीला बना दिया गया. और रफ सरफेसेस ऐसे होते हैं जिसको, जो रफ सरफेसेस होते हैं ना वो चमकीले नहीं होते हैं. You will not find them very what I can say, बहुत ज्यादा आपको चमक के नहीं दिखते, या आपको हाथ में पकड़ने के बाद यू फील दैट देयर आर स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टचिंग दिस व्हेन आई एम टचिंग माय पेपर, इट इज नॉट अ, इट इज परफेक्टली, इट इज नॉट अ स्मूथ सरफेस. पेपर्स की भी क्वालिटी आती है. अगर आप एकदम लोअर लेवल के पेपर्स देखोगे तो वो बहुत ज्यादा रफ होते हैं.
जितना महंगा बुक लेते चले जाओगे उसका जो पेपर का स्मूथनेस है वो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ। तो जो रफ सरफेसेस होते हैं वो मोस्टली चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि उनके पास अंदर स्पेस होता है एब्जॉर्प्शन करने का। बट जो स्मूथ सरफेस होता है वो मोस्टली चीजों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्ट कर दिया तो एमिशन का सवाल ही नहीं उठता और देन एमिसिविटी उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके अक्षय, इज इट क्लियर नाउ? रफ एंड स्मूथ? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ the next law that we are going to study about is Kirchhoff's law of heat radiation. ये Kirchhoff ने बहुत जगह काम किया है apart from current electricity. So let's understand about Kirchhoff's law of heat radiation or Kirchhoff's law of heat radiation. Now Kirchhoff जो है उसने मोस्टली डिस्कस किया है हीट रेडिएशंस के बारे में at thermal equilibrium condition. What he states that कि at thermal equilibrium condition of course there is a radiation taking place. और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि when there is a radiation taking place of course अगर मुझे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे चाहिए तो what will be the state, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी करेगा, रेडिएशन भी करेगा, दोनों का रेट इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा रेट। Yeah, so that is what he said, that at a given temperature the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfect black body at the same temperature of all the wavelengths. इसका मतलब क्या है कि जितना भी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना वो एमिट भी करता चला जाएगा. So that is the reason you do not find any kind of thermal any kind of temperature change. Okay, so that is what Kirchhoff explains you, and he said that symbolically at any wavelength when you are at thermal equilibrium A will be simply equal to E. जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही एमिट होता चला जाएगा. और A of lambda is equals to A of lambda means at any lambda means at any wavelength will be equal E of lambda. So simply how it goes ahead, he said that the ratio of emissive power एक मिनट रुको, some mistake. ठीक है, are you clear with this much? A equals to E. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is what basically he means, that your at thermal equilibrium you will experience A will be equal to E. Now let's prove this. Let's try to prove this. How will you prove this? क्या करोगे? A equals to E prove करना है. कैसे करोगे? What do you think? What you can do? What do you think? How will you prove this? I want to prove A of lambda is equals to E of lambda. Think about it and tell me how you can prove it.
बोलो बच्चों, what you can do? No idea. So let's discuss. Okay. Now, how Kirchhoff stated his law, let's understand that. He said that whatever is the MEC power of a particular body, किसी भी particular body का जो MEC power होता है, ठीक है, कि वो कितना emit कर रहा है, वो जो होता है, वो simply जब आप उसके coefficient of absorption से जब आप उसको what we can say divide करते हो, when you divide it with the coefficient of absorption of that particular body, you will find that it will be equal to your black body ka MEC power. Means, just try to look at this. R of a particular body, the ratio of R of a particular body to the coefficient of absorption, R by A, will be equal to simply RB. ऐसा उसका स्टेटमेंट था कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के MEC पावर को कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से डिवाइड करते हो, so you find that the value will be equal to your RB, and that RB is the MEC power of a black body. Now what? Simply if I go ahead, मैं ये RB को जरा नीचे लेकर आऊं, so R by RB will be equal to A. Correct है? Yes. And we know that R by RB is what? E. R by RB is E. E. So here E will be equals to A. A. That is how he said. He defined it in this way. He said that if I am dividing the MEC power of a particular body with the coefficient of absorption, अगर मैं MEC power को coefficient of absorption से divide करता हूँ, the value I am getting is the MEC power of a black body, and by rearranging I am getting that E will be equal to A. ये समझा सबको मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Why it is considered to be important? Because देखो यहाँ पर बोलने का तरीका ही अलग है. उसने क्या किया, उसने MEC पावर लिया किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का, उसको डिवाइड किया उसने उसी के कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, और उसको एक वैल्यू मिली जो वैल्यू आपके MEC पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से रिलेट हो रही थी. दैट वैल्यू वाज इक्वल टू द MEC पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. और जब MEC पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी से रिलेट हुआ, तो उसने जब इन चीजों को डिफाइन किया, तो ही गॉट द रिलेशन दैट कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जितना अमाउंट एब्सॉर्ब होता है उतना अमाउंट एमिट होता है. ये मैथमेटिकली भी प्रूफ होता है. समझ रहे हो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. R by A is equals to 1 होना चाहिए ना? इट इज नॉट E. ये E नहीं है बेटा. दिस इज नॉट E एनीमोर. E होता तो आई हैव डिफाइंड इट एज 1. दिस इज RB. Yes, समझा. ठीक है. सो अभी तक जितना भी पढ़ा है एक बार फटाफट दिमाग में एक रिवीजन ले लो, एंड देन वी विल गो अहेड विद वन प्रूफ. सब लोग रिवाइज कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. बैक Ma'am, साइड का जितना भी पढ़ा है सारी थ्योरी एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। coefficient of emission एक बार समझाओ ना. कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज सिंपली द रेशियो ऑफ योर R by RB। किसी एक बॉडी का कितना एमिसिव पावर है उसको कंपेयर किया है ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से। सो R by RB गिव यू द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, दैट्स ऑल। Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? देखा सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने एमिसिव पावर के बारे में समझा, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स वो समझा। फिर हमने किरचॉफ का एक रेडिएशन लॉ देखा, उसमें इसने कहा कि A विल बी इक्वल टू E, जिसको हमने इस तरीके से प्रूफ किया। जो उसका स्टेटमेंट था उसके स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम एमिसिव पावर किसी एक बॉडी के एमिसिव पावर को किसी एक बॉडी के एमिसिव पावर को जब हम डिफाइन करते हैं, सो व्हाट ही सेड दैट the emissive whatever will be the emission that will be equal to the absorption of your body। जितना भी emit होगा उतना ही absorb भी होता चला जाएगा, ठीक है। देन हमने डिफाइन किया कि emissive पावर उसने जिस तरीके से डिफाइन किया उस तरीके से हमने लिख के लिया कि अगर मैं emissive पावर दैट इज कैपिटल R, ओके समवन वाज टॉकिंग अबाउट emissive पावर। किसी ने मुझसे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन पूछा था या emissive पावर पूछा था? अभी क्या पूछा था? Coefficient. हाँ, ओके। सो एमिसिव पावर इज सिंपली योर R और आपका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सिंपली A। सो व्हाट इज सेड दैट कि अगर आप किसी बॉडी के एमिसिव पावर को कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से डिवाइड करते हो तो आपको ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर मिलता है। सो R by A इज इक्वल्स टू RB। नाउ व्हेन R by A इक्वल्स टू RB, और अगर मैं RB को नीचे लेके आऊँ तो R by RB इज इक्वल्स टू A, और हमको पता है R by RB का क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू E। बट ये सारा कंडीशंस कब पॉसिबल है? व्हेन यू आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशंस थर्मल इक्विलिब्रियम पे डिस्कस किए जा रहे हैं। आर यू क्लियर विद दिस मच? Yes. सबको clear है? Yes, ma'am. So let's understand this proof of a Kirchhoff law। यही चीज किरचॉफ ने एक अलग तरीके से भी प्रूफ की है। So let's understand that। ठीक है। Now what does this proof say? पहले उसने क्या किया है, उसने कहा है कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, दो बॉडी कंसीडर करते हैं जिनका शेप, साइज, टाइम सब कुछ हम लोग आइडेंटिकल रख रहे हैं। सो देयर इज अ बॉडी ए एंड देयर इज अ बॉडी बी। दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, जिसमें ये जो बॉडी बी है ना, इट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसको मैं बोल रही हूँ कि इट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बाकी सब कुछ इनका सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, सेम टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली सब कुछ सेम है। बट ए इज अ ऑर्डिनरी बॉडी, कोई भी एक ऑर्डिनरी बॉडी ले रहे हैं, मतलब एक कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, और जो बी है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है आपका। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से कि बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब जितना टेम्परेचर फिलहाल ए का है उतना ही टेम्परेचर बी का भी है। आर यू क्लियर विद दिस मच? समझा? Yes. Yes, ma'am. Yes. पहले हमने कहा कि वी आर कंसिडरिंग टू बॉडीज ए एंड बी, वेयर ए इज एन ऑर्डिनरी बॉडी एंड बी आपका जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। नेक्स्ट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर? इट इज सेम। Same थर्मल temperature. इक्विलिब्रियम मतलब दे आर इन सेम Constant. टेम्परेचर,
constant. Constant नहीं, I can say they are having a same temperature. Constant बोल सकते हो, but same is more better word. Now of course Yes, ma'am. MEC power of A, ये normal body है, तो MEC power of A will be, A का जो MEC power होगा that will be R, and B का जो MEC power होगा that will be RB. 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 Okay. Now A is the absorptivity of your, बोल सकते हो A is the coefficient of absorption of the body A. Body A का coefficient of absorption small a से represent कर ले. Now simply हमको पता है कि coefficient of absorption define कैसे किया जाता है, याद है? What is the definition of coefficient of QA absorption? by Q. QA by Q. So let's say QA is the heat amount absorbed by your body A. Body A ने QA amount absorb किया है, तो आपका फॉर्मूला बन जाए, आपका जो coefficient of absorption है उसका definition ही बोलता है amount of heat absorbed to the amount of heat given. Incident. Yeah, incident. So let's say Q amount of heat is incident और उसमें से QA amount जो है वह absorb हुआ है, ठीक है? Yes. Now when I talk about, okay, so let's write this. So this can also be written as QA is equals to A into Q. ऐसा लिख सकती हूँ मैं? Yes. Yes. Now QA is equals to A into Q. Next is, if I talk about a black body, अगर मैं black body की बात करूं, तो जितना amount of heat दिया रहेगा उतना ही amount of heat वो radiate भी करेगा, है ना? Yes. जितना amount of heat दिया होगा उतना ही amount of heat वो radiate भी करता चला जाएगा. That is very true. हाँ या ना? Yes. Yes. But what about your normal body? Normal body के साथ क्या होगा? Even same with this. जितना amount of heat आप उसको दे रहे हो, जो भी amount of heat वो absorb कर रहा है, उतना ही amount of heat वो radiate भी करेगा, क्योंकि Yes, thermal yes. equilibrium condition पे है. Yes, ma'am. Yes. Yes. और यहाँ पर भी वैसा ही है. अगर आप black body की बात करो, तो अगर आप Q amount of heat दे रहे हो, तो वो पूरा का पूरा amount of heat radiate भी करने वाला है. Radiate करेगा. Yes. Yes. So that will be equal to RB. Is it okay, everyone? Yes, ma'am. Yes. So let's say this is as equation 1 and this is as equation 2. Now what I'm saying, dividing first equation by second equation. First equation को second equation से divide कर देते हैं. So this will simply become A into Q by Q equals to R by RB. 30. This got cancelled. R by RB we know is E. E So equals to E. A is equal to E. वापस से proof समझा रही हूँ, ध्यान से देखो. A is equals to QA by Q. A is known as coefficient of absorption. Coefficient of absorption का मतलब क्या है? Amount of heat absorbed to the amount of heat given. मैंने इसको थोड़ा सा modify करके लिखा. QA is equals to A into Q लिखा. ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ कि जितना भी amount absorb हो रहा है heat, उतना ही amount radiate भी होगा, उतना ही उसका MEC power भी होगा. So A into Q will be simply equal to R for a normal body. For a black body, आपका total heat जो भी absorb होता है, जो heat आप देते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि amount of heat absorb to the amount of heat to the incident heat. वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता. वहां पर ऐसा होता है कि आपने जितना heat दिया सब कुछ वो अंदर ले लेगा और वो सब कुछ radiate करेगा. वहां पर ऐसा कुछ amount ratio जैसा कुछ नहीं होता. आप जितना दोगे वो पूरा अंदर का अंदर ले लेगा. मतलब A हमारा 1 हो जाता है उसके लिए. Do you remember this? Yes. तो Q equals to RB. ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? कैसे आया? Yes. यहाँ पर A मैम into एक Q बार is रिपीट equals to करो. R था. ठीक है, ध्यान से सुनो. I said A is, ये हमारी नॉर्मल बॉडी के लिए है. A is equals to QA by Q. क्योंकि नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट आप देते हो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करता है खाली. सो A is equals to QA by Q. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. बट ब्लैक Yes. बॉडी में क्या होता है? ब्लैक बॉडी में A का वैल्यू 1 हो जाता है. मतलब आप जितना दे रहे हो Q वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. Yes, ma'am. So here A into Q is giving you R, but यहाँ पर Q is simply giving you RB, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू क्या हो जाती है? 1. 1. So it is Q is equals to RB, and for normal body it is A into Q is equals to R. मतलब
यहाँ पर जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उतना हीट रेडिएट हो रहा है। यहाँ पर वो ऐसा बोल रहा है कि पूरा ही हीट एब्जॉर्ब हुआ है और पूरा ही हीट रेडिएट होने वाला है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. yes, Yes. सबको क्लियर है गर्ल्स? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. ये कंसेप्ट समझा? यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर ए क्यों नहीं Yes. लिखा? क्योंकि Yes, ब्लैक ma'am. बॉडी के लिए ए की वैल्यू क्या a होती है? equals to 1. One. 1। तो यहाँ पर ए इंटू क्यू आर था, बट यहाँ पर क्यू ही आर भी है। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. Yes. फिर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट इक्वेशन एज a इंटू क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर बी। सो a इक्वल्स टू ई। a equals to e. एक बार Yes. ध्यान से देख लो और ये एक्सप्लेनेशन समझा क्या वो सोच लो, नहीं समझा तो पूछ लो। देखो कुछ डाउट है तो पूछो। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? a इंटू क्यू इज आर whereas here टोटल क्यू इज आर बी। ये कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखो। सिर्फ वही प्रूफ है, सिर्फ उन्होंने दो तरीके से समझा दिया है, दैट्स ऑल। पहले वाले में उन्होंने Yes, स्टेटमेंट में ma'am. पास किया दैट एमईसी पावर को अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से डिवाइड करते हो तो आपको एमईसी पावर मिलता है ब्लैक बॉडी का। थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो ए इक्वल्स टू ई मिल जाता है। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितना Yes, एब्जॉर्ब ma'am. होता है उतना एमिट होता है। तो किरचॉफ को इतनी वैल्यू क्यों दी गई? उसने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस इज मैथमेटिक्स। सो उसने मैथमेटिकली पेपर पे ये चीज एक्सप्लेन किया कि जो स्टेटमेंट पहले पास किया गया था दैट वाज करेक्ट, कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे ऐसा नहीं होता कि रेडिएशंस हो ही नहीं रहे, रेडिएशंस होते हैं पर जितना एब्जॉर्ब होता है उतना ही एमिट होता चला जाता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। Yes, ma'am. Yes. ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. 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 ठीक है। So let's understand about the special distribution of your black body. अब देखो क्या होता है कि जब आप रेडिएशंस की बात करते हो, जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग इन समथिंग वेरी हाई। अब ये पूरे यूनिवर्स में देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ योर ब्लैक होल, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ योर स्टार्स, या थोड़ा सा और हायर फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। बहुत नए नए टर्म्स यूज कर रही हूँ। सो थोड़ा बहुत आप लोगों को इन चीजों के बारे में ना पता होना चाहिए, मतलब यू शुड नो। मैम हमको ये फील्ड में नहीं जाना है, आई अंडरस्टैंड, नहीं जाना है दैट इज ओके, बट समवेयर लाइक यू सी मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, ग्रेविटी। जब आप ऐसे हॉलीवुड मूवीज देखते हो, आपका ये जो था अभी बहुत फेमस हुआ था, कौन सा था, व्हाट वाज द नेम यार, जिसमें वो हल्क वगैरह था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी? Endgame. एवेंजर्स। Avengers. सो जब आप ये सारी मूवीज देखते हो तो वहां पर वो लोग ऐसे साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं, दे यूज हॉलीवुड मूवीज का ये बहुत बड़ा स्पेशल फंडा है। बेंटेन देखते हो, अगर कोई Yes, बेंटेन ma'am. में बहुत इंटरेस्टेड होगा तो वो लोग भी बहुत सारी तरीके के साइंटिफिक वर्ड्स यूज करते हैं, पैरेलल Yes, यूनिवर्स, ma'am. ब्लैक Yes, होल, ma'am. अगर देखा होगा तो दैट आई वांट टू से। सो Yes, ma'am. when they are using this terms, वो लोग ये सब टर्म्स इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चों को साइंटिफिक चीजों में इंटरेस्ट है। दे टॉक अबाउट एलियन, दे टॉक अबाउट पैरेलल यूनिवर्स, दे टॉक अबाउट ब्लैक होल। सो इन सारी चीजों का जो एक्सपेक्टेंसी है और इन सारी चीजों का जो मेजरमेंट है, कोई जाकर ब्लैक होल को मेजर नहीं करता है, या कोई जाकर स्टार को मेजर नहीं करता है कि स्टार कैसा दिखता है, स्टार की क्या क्वालिटी है, कोई जाकर सन को मेजर नहीं कर सकता। सो उनकी स्टडीज की कैसे किया किसे जाता है, उनकी स्टडीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर रेडिएशंस, उनके रेडिएशंस को लेकर, उनके स्पेक्ट्रम्स को लेकर। नाउ व्हाट इज द स्पेक्ट्रम्स? स्पेक्ट्रम्स आर देयर वेवलेंथ्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। वो सारी चीजों को मेजर करके उनका ग्राफ बनाकर डिसाइड किया जाता है कि ओके दिस इज व्हाट इज लाइक यू हैव अ स्पेक्ट्रोमीटर, आप वो स्पेक्ट्रोमीटर रखते हो अपने पास और अचानक से वो स्पेक्ट्रोमीटर में आपको एक नया सिग्नल दिखाई देना शुरू हो गया, तो यू फील ओके देयर इज समथिंग,
जो मैं आंखों से नहीं देख सकता, फील नहीं कर सकता, पर वहां पर कुछ ऐसा है जिसका वेवलेंथ, जिसका वेव मेरा स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर रहा है। तो ये सारी स्टडी स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से की जाती है, बाय सीइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमको दिख नहीं रहा है सामने से। अभी आप जो फाइटर प्लेन्स आपके कंट्री में आते हैं कहीं से बाहर से, तो आपको ये कंफ्यूजन होता है, आपने डॉपलर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, राइट? सो डॉपलर इफेक्ट जो है वो किस बेसिस पे काम करता है? इन्हीं बेसिस पे काम करता है, स्पेक्ट्रोमीटर्स के ऊपर ही काम करता है। समझो एक फाइटर प्लेन है, जो या कोई एक प्लेन है, बहुत छोटा सा एक प्लेन है, वो क्रॉस कर रहा है। व्हेन इट इज क्रॉसिंग, क्रॉस करते वक्त आपको ये नहीं समझ में आता है कि वेदर दैट प्लेन इज कमिंग टुवर्ड्स मी और इट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, तो उसके स्पेक्ट्रम्स को देखा जाता है। अगर ऐसा दिख रहा है कि स्पेक्ट्रम ऐसा दिखा रहा है कि वो कंटिन्यूअसली उसका सिग्नल क्लोज 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 आ रहा है, मतलब दैट पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग टुवर्ड्स मी। अगर वो दूर 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 जा रहा है, उसका स्पेक्ट्रम कुछ और दिखा रहा है, तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि ठीक है वो दूर जा रहा है। सो ये सारी स्टडीज जो है वो स्पेक्ट्रम की हेल्प से की जाती है। जो भी रेडिएशन यूनिवर्स में हो रहा है, कहीं पर एक ब्लैक होल है, तो अगर समझो मैंने एक स्पेस का ये स्टार्ट किया, मैंने बोला कि ठीक है स्पेस में जाकर घूम के आता है कहीं पर। सो अगर मैं ब्लैक होल को देख तो सकती नहीं, अगर मैं डायरेक्ट चली जाऊंगी तो ब्लैक होल मुझे अपने अंदर खींच लेगा। तो बिफोर गोइंग अहेड विद द थिंग्स, आई हैव अ स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्शन विथ मी, कि मैं डिटेक्ट करती हूँ कि यहाँ से मुझे कोई रेडिएशन तो नहीं आ रहा है ना। अगर किसी चीज से मुझे रेडिएशन आ रहा है तो मुझे उसके क्लोज नहीं जाना है, क्योंकि वो रेडिएशन मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो ये सारे रेडिएशन जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से और उनके स्पेक्ट्रम्स की हेल्प से पढ़ने की कोशिश की जाती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है? Yes, Yes. ma'am. Yes. सो स्पेक्ट्रोमीटर और उनकी स्टडीज पे रिलेटेड देयर इज अ डिफरेंट साइंस फॉर इट। ओके, डू यू नो दैट देयर इज एन सेकंड इंडियन born astronaut that is going to fly into the space? Yes. What is the name and from where Ma'am. she is? From Virgin. She is from Andhra Pradesh. Yes, Basically, yes. she is from Company Andhra is Pradesh. Virgin. Yeah. Okay. So there is the second, that's a fortunate part for our country, that again there is an Indian born, I can use the term Indian born, she is not grown up here, Indian born astronaut who is going to fly into the space after Kalpana Chawla. Okay. So she is basically from your Andhra Pradesh, AP ki hai. So that is a proud moment for us. Okay. So as I was talking about the spectrums, right? So this is how our studies goes on. हम कभी भी जब भी यूनिवर्सल या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उनके स्पेक्ट्रम्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेक्ट्रम्स एंड देन उसके बाद हम लोग कोई और स्टडी पे जाते हैं। पहले हम वो क्या वेव्स एमिट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया, लेट्स टेक एग्जाम्पल, उसका रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल टू मी और मैंने अगर उसके ऊपर स्टडी कर लिया तो आई कैन डाई। सो बिफोर going ahead with such things, we try to find out the waves that are emitted by the astronomical object. Marie Curie, actually she studied about the radioisotopes, but वो person भी emission की वजह से ही उनकी death हुई है। Marie Curie और Marie Curie का family, they were working on the emission of radioisotopes. So वो जब जो आपका radioisotopes होता है, ये बॉडी में जाकर सेटल हो जाता है और पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देता है अंदर अंदर। So that Yes, particular ma'am. lady was not knowing about it कि जिस चीज पे वो इतनी मेहनत से काम कर रही है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई। While studying, it got settled inside the body. She was studying uranium and different kind of radioisotopes. वो सब बॉडी में सेटल होके she suffered from cancer and she died. उनका पूरा फैमिली उसी रेडिएशन के एमिशन से उनका डेथ हो गया। So somewhere, of course, it was a बिग बोन कि उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी की कि आज के टाइम पे वी आर यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स एट वेरी मेडिकल प्लेसेस, बट स्टिल अगर उनको उसके स्पेक्ट्रम के बारे में पता होता कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इट इज क्रिएटिंग एंड इट कैन एंटर इनसाइड द बॉडी, इट कैन अफेक्ट अस, तो शायद उनकी लाइफ बच सकती थी। सो स्पेक्ट्रम समवेयर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द waves which are coming from a particular body. Clear with the things what I am trying to say? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. So spectrum is Yes. basically study of the waves which is coming from a particular body. किसी एक बॉडी से जो भी waves emit होते हैं, उनके wavelength और उनके frequencies की study को ही spectrum
स्टडी बोला जाता है। कैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, क्या वेवलेंथ जनरेट हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे ये कैसे वेव्स को रिजल्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट करके हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज और उनके वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया कि जब हम एक ब्लैक बॉडी अपने पास लेते हैं और उसका हम टेम्परेचर चेंज करते चले जाते हैं, तो जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते चले जाते हैं तो वो कैसे वेवलेंथ्स के वेव जनरेट करता है, व्हाट काइंड ऑफ वेवलेंथ्स दैट पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी जनरेट्स। सिंपल सा फंडा है कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, जो लेट्स टॉक अबाउट हॉट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे वेव जनरेट करते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट्स के जो वेव होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, दे हैव अ लार्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बच्चों? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेव्स वो यूनिट पॉइंट इन दिस इज नंबर फ्रीक्वेंसी। ये इसके काउंट को ले लो। एक वेव जो होता है क्रस्ट और ट्रफ दोनों होता है, Yes. ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज टोटल कितना क्रस्ट और ट्रफ एक सेकंड में बन रहा है, दैट गिव्स यू द फ्रीक्वेंसी। Frequency. अब जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स को जनरेट करता है, सो Wavelength. उसका फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। मतलब ऑफ कोर्स सिंपल सा फंडा देखो, हाई टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, बहुत सारे वेव्स जनरेट करेंगे, और बहुत सारे वेव्स जनरेट करेंगे मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. क्लियर हो रहा है एवरीवन? Yes. यस बैच में सिर्फ 3 ही लोग हैं क्या? 3 से 4 लोग, शेरॉन, शुभम, अक्षय और तेजस। उसके अलावा बैच में कोई नहीं है? 4 लोग के अलावा बैच में कोई नहीं है हमारे? सिर्फ Yes, 4 लोग ही ma'am. बैच में बैठे हैं, बाकी लोग सो गए। मैम आप बोलो, हम लोग सोते हैं, वैसे भी सुबह 7 बजे का लेक्चर था, नींद डिस्टर्ब हो गई हमारी। No. No, ma'am. No, ma'am. No. हाँ, अब नींद से उठ रहे हैं। मैम आपने बहुत अच्छी लोरी सुनाई, वाह, वी आर एंजॉइंग इट। आप बोलते रहो, हम लोग सुनते रहेंगे। सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे वो पता नहीं है हमको, बट ठीक है, आप बोलते रहो। सिर्फ 4 से 5 लोग कंसिस्टेंट रिप्लाई देते कि ओके, फील होता है कि बच्चे हैं क्लास में। ऐसा लगता है सिर्फ 4-5 लोगों को पढ़ा रही हूँ, बाकी सब पता नहीं कौन सी दुनिया में है। थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करो बच्चों। अगर आप अपने आप को नींद से नहीं उठाओगे ना, 7 बजे नींद आना इज नॉर्मल। वैसे तो आप लोग 12 बजे के भी लेक्चर में सोते हो, पर 7 बजे नींद आना इज नॉर्मल। बट अगर आप खुद ही एक्टिव नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा? वो 4-5 बच्चे कैसे इतने एक्टिव है? वो लोग भी तो 7 बजे उठे हैं। So responding and talking makes the things interesting. वरना तुम लोग ऐसा लगे अरे मैम क्या थियरी पका रही है। You are going to experience it. बात नहीं करोगे, डिस्कशन नहीं करोगे, how will I come to know you people are understanding or not? मैं तो थियरी पे थियरी पढ़ा रही हूँ। मैंने तो कहा था कि अब आगे पूरा थियरी जाने वाला है। और बाद में ना यही सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता मैम ने क्या बोला था। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, let's talk about the hot object. So as when I was talking about a hot object, what I said कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, हमने देखा है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल्स इतने Yes, जोर ma'am. से वाइब्रेट होंगे और उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करेंगे। सो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगा? रिलेशन पता है ना फ्रीक्वेंसी और होगा। वेवलेंथ का? कम होगा। कम होगा। कम होगा। वेवलेंथ का मतलब होता है साइज ऑफ द वेव। जब Yes. फटाफट वेव क्रिएट हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसका साइज छोटा होगा। Yes, ma'am. यस हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करते हैं। समझ में आया? अब Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट Yes. हॉट है ये कैसे पता चला? मैंने कहा कि स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं हम किसी भी चीज को छूने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टार की स्टडी करना चाहती हूँ और अगर मैं फाइंड आउट नहीं करती हूँ कि वो स्टार बहुत गर्म होगा, क्यों हम मोस्टली सन के आजू बाजू भी नहीं जाते? क्योंकि हमने उसका स्पेक्ट्रम पढ़ा है।
हम थोड़ी ना जाके थर्मोमीटर लेके उसका टेम्परेचर निकाल रहे हैं कि सन का टेम्परेचर कितना होगा, नॉट पॉसिबल। सन के आजू बाजू में नहीं जा सकते आप, मतलब 1000 ऑफ किलोमीटर्स के पास भी अगर आप जाओगे ना, आप लोग जल जाओगे, इतना इतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होता है सन का। हम तक आते आते वो बहुत ज्यादा डेविएट हो जाता है, सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन क्रिएट करता है। तो अगर पर्सन कितना भी प्रोटेक्ट होके जाए, सन के आजू बाजू वो जा ही नहीं सकता। तो उसका टेम्परेचर कैसे पता चला? बाय दिस प्रोसेस ओनली। हमने उसके स्पेक्ट्रम को पढ़ा, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, हमने उसके वेवलेंथ को पढ़ा, और पढ़ने के बाद पता चला कि ओके दिस इज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टार ऑफ पर्टिकुलर स्टार। तो हम जब इनकी स्टडीज करते हैं, हम थोड़ी ना थर्मोमीटर लेकर जाके उनका टेम्परेचर मेजर करते हैं, नॉट पॉसिबल। आपके पास तो उतना हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर भी नहीं है। सो वी स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम, हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं, वेवलेंथ को देखते हैं। हमको कैसे पता चला कि ब्लैक होल ठंडे पड़ चुके हैं? उनके रेडिएशंस को देखकर। उनके रेडिएशंस में हमको हाई फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, मतलब हमको ये पता चल गया कि इसका जो रेडिएशन आ रहा है ये बहुत ठंडा रेडिएशन है, इसका फ्रीक्वेंसी इज Yes, नॉट दैट ma'am. हाई। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. So this is how it goes. So hot object का frequency is very high and wavelength is very low, whereas cold objects जो होते हैं, since उनके अंदर molecules बहुत आराम से vibrate करते हैं, आराम से vibrate करते हैं, मतलब frequency low हो जाती है, Low हो numbers कम जाती हो है। जाता है, और Yes. size बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाता है, हाँ, वेवलेंथ ज्यादा रहता है। Low frequency, sorry, you have low frequency and high wavelength. High wavelength. सबको clear हुआ ये दोनों चीजें? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So this was about your वाद्या अपना कर खाली। हो गया, मैं बढ़ाऊँ अभी? ठीक है, आगे जाते। ये कंसेप्ट दोनों को, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू हॉट ऑब्जेक्ट एंड Yes, wavelength yes, ma'am. frequency related- Yes. Yes, ma'am. Okay. So the scientist who started working on your what I can say, the radiations emitted by a black body, the name of the scientist was Lamar and Princham. Lamar and Princham ने distributions को पढ़ना start किया, and by comparing it with the wavelength of the body. एक black body लिया, उसको different temperatures पे observe किया। जब कैसे ऑब्जर्व किया उन्होंने, क्या किया लमर और प्रिंगस्ट्रैम ने किया क्या एग्जैक्टली, एक ब्लैक बॉडी को लेकर उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स से पे वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसको वो जो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका वेवलेंथ कैसा है, मतलब साइज ऑफ द वेव क्या निकल रहा है, ये फंक्शन पे उन्होंने ग्राफ बनाया और उस चीज को स्टडी करने की कोशिश की। समझ में आ रहा है उन्होंने क्या किया? दे टुक अ ब्लैक बॉडी, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसको हीट किया, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करने के बाद जो भी एनर्जी एमिट हो रही है वो ऑब्जर्व किया और उसके वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया। समझ में आ रहा है? सो व्हाटएवर ma'am. हीट इज बीइंग रेडिएटेड, उनका रेडिएंट पावर वर्सेस वेवलेंथ का उन्होंने ग्राफ बनाया और उनके स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश की। They tried to make a graph, they tried to make a spectrum of power मिस स्क्रीन नहीं दिख रहा। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मैम सबको दिख रहा है नहीं स्क्रीन। दिख रहा है दिख रहा है मिस। दिख रहा है ना। अच्छा, it can be problem on your side as well. सबको नहीं दिख रहा है? अच्छा, ब्लर हुआ है किसी को कुछ? ऐसा नहीं है No, ना? ma'am. No. ब्लैक बेटा तुम्हारे साइड में भी इशू हो सकता है, ट्राई टू हैव अ रिकनेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। So what I was saying that what he started making the graph of power, that is radiant power. It is radiant power. That is amount of energy being radiated per unit time और wavelength. इसका उन्होंने ग्राफ बनाया कि कितना वेवलेंथ का वेव्स रेडिएट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग टेम्परेचर्स पे, उसका ग्राफ उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes, So ma'am. at different temperatures, they try to study कि कितना amount of
एनर्जी रेडिएट हो रहा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, जैसे कि 2 वेवलेंथ, इफ द वेवलेंथ इज 2 मीटर, 2 मीटर के वेव की कितनी एनर्जी जनरेट हुई, 3 मीटर के वेव की कितनी एनर्जी जनरेट हुई, 4 मीटर के वेव की कितनी एनर्जी जनरेट हुई. दिस इज व्हाट दे स्टडीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. फॉर एग्जांपल मैं एक टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 500 केल्विन पे काम कर रही हूँ, तो 500 केल्विन पे जो भी वेवलेंथ जनरेट हो रहा है उस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी जनरेट हुई है, उसका उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया है. समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, Yes, ma'am. समझा? Yes. So they tried to study the graph of radiant power as a function of wavelength. Radiant कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है as a function of wavelength at different temperatures. They tried to study this about the black body. Clear हो रहा है मैंने क्या कहा? समझा मैंने क्या कहा? Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes, ma'am. What I am doing, theory बहुत ज्यादा हो गया है, 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो and then we will, what time we are having? It is 8:10. Our lecture is till 8:30. I'm giving you 2 minutes का break. थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चाय वाय पी लो and then again I'll continue. क्योंकि थियोरी हो रहा है तो आप लोग का ब्रेन उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा. So take a break of 2 minutes. रिलैक्स हो जाओ. Again we'll start with, क्योंकि मुझे ये समझाने के लिए आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिव चाहिए. So have a relaxation of 2 minutes and then we will go ahead. रिलैक्स हो गए सब लोग? Yes, ma'am. Should we go ahead? क्योंकि अब मैं जो सिखाने वाली हूँ that requires your at least 80% capacity of your brain. So be ready with thing. चाहिए तो चाय पीने के लिए 1-2 मिनट और ले लो. मैम लो. मैम मुझे भी आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, मैंने रिजॉइन भी किया तो भी नहीं दिख रहा. ये प्रॉब्लम सबको हो रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Black दिख रहा yes, है. ma'am. No, ma'am. मेरे को दिख दिख रहा रहा है. पूरा black दिख रहा है. अभी नहीं दिख रहा. No, ma'am. Freeze हाँ मस्त ठीक है है. बच्चों, जब आप लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए तो मेरा स्क्रीन भी बोल रहा होगा भाई मुझे भी चाय नाश्ता दे दो. 1 मिनट रुक जाओ.
यस मैम अभी दिख यस मैम अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। मेरे स्क्रीन को भी रिलैक्सेशन चाहिए था। एक मिनट रुको, उसको थोड़ा फोकस करना चाहिए। Now is it okay Yes. Yes ma'am. Yes, sir. to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So let's start about the spectrum explanation given by Lamar and Princeton. क्या observations किया वो देखो. And this study leads to the formation of quantum mechanics. Quantum mechanics is a branch of physics that deals with spectrums, electrons, and so on, waves. इन सब का explanation quantum mechanics देता है. The toughest part of the physics. जो टीचर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, I can say they are the greatest one. Okay, so let's understand about the spectrum that Lamar tried to explain. वैसे समझा रही हूँ Lamar ने start कैसे किया. First he stated that कि hot object का frequencies high होता है, wavelength low होता है, और cold object का, प्लीज बच्चों एकदम एक्टिव हो जाओ और वापस से जो स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ उसको रिवाइज करते जाओ ब्रेन में. I said Lamar said that हॉट ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसीज होता है वो हाई होता है और वेवलेंथ लो होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं. जितना ज्यादा वाइब्रेशंस होगा ऑसिलेशंस उतना ज्यादा होगा, ऑसिलेशंस उतना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी. जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ऑफकोर्स कम होता है, बट उनका वेवलेंथ बहुत हाई होता है. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हैविंग हाई टेम्परेचर और अ लो टेम्परेचर. देन व्हाट, Lamar started studying the graph of energy radiated, that is radiant power, versus wavelength. He started studying the radiant, he started comparing the radiant power, that is energy being radiated per unit area per unit time, with the wavelength. कितना amount of power radiate हो रहा है एक particular wavelength का different temperatures पे, that is what he started studying. Okay. अब उन्होंने जब अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ ने कितना तहलका मचाया, जरा वो देखो, कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया इस ग्राफ ने. When he started studying the black body, उसको एक फर्स्ट टेम्परेचर पे रखा. Let's say he kept the temperature at 3000 Kelvin. उसने 3000 Kelvin से उन्होंने स्टार्ट किया. 3000 Kelvin से जब उन्होंने स्टार्ट किया, what he observed that कि पहले जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा था एनर्जी बढ़ती जा रही थी, बट जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता गया एक टाइम के बाद एनर्जी कम होना शुरू हो गई. सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ दे ऑब्जर्व व्हिच वाज एट 3000 केल्विन. पहला ये इन्होंने ऑब्जर्व किया. फिर वापस से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते गए अगेन दे एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते गए वैसे वैसे पहले वेवलेंथ बढ़ता गया, फिर एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है एक पॉइंट के बाद एनर्जी रिड्यूस होना शुरू हो गई. यहाँ पे क्या हुआ, पहले वेवलेंथ बढ़ता गया एनर्जी भी बढ़ती गई, एक पीक पर आए, पीक पर आने के बाद वापस से अभी आप वेवलेंथ बढ़ ही रहा है बट उसका जो वैल्यू होता जा रहा है, जो एनर्जी रेडिएट होती जा रही है वो कम होती जा रही है. मतलब देयर विल बी अ पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है, जिसका अमाउंट ऑफ रेडिएटेड सबसे ज्यादा होगा. दिस इज गिविंग मी अमाउंट ऑफ रेडिएशन, दिस इज गिविंग मी वेवलेंथ. पहले ऐसा देखा गया कि कम वेवलेंथ का अमाउंट ऑफ रेडिएशन कम है, फिर थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ा रेडिएशन बढ़ा, वेवलेंथ बढ़ा अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन. एक वेवलेंथ ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा रेडिएशन, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है. फिर जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते गए उसके अमाउंट रेडिएट होने का जो अमाउंट है वो कम होता चला गया.
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फिर उन्होंने Yes. फिर मैम उन्होंने वो कम नेक्स्ट क्यों हुआ है टेम्परेचर पे ऐसा? पढ़ाई की. आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट. नेक्स्ट टेम्परेचर इज 4000 केल्विन. 4000 केल्विन पे भी उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का अमाउंट ऑफ रेडिएशन सबसे ज्यादा है. फिर आप उसके ऊपर जब वेवलेंथ बढ़ाते चले जाओगे, यू विल फाइंड दैट कि अगेन देयर इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज बीइंग लेस. फिर से उन्होंने एक डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करना स्टार्ट किया एंड students, can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Yes. Yes. So now this is, they observe that T is equals to, let's say, visible range. ठीक है. अब थोड़ा सा और हायर टेम्परेचर पे जाते हैं. I want you to observe something into this graph. This is at 5500 Kelvin. कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है ग्राफ में? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है. मिस हाईएस्ट पिक सेम पॉइंट पे आ रहा नहीं आ रहा. नहीं यार है. किधर शिफ्ट मैम हो रहा है? वो राइट साइड का पॉइंट से वो एक दूसरे को सब पैरेलल है. फिर से सोचो. कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है. राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है या पीक कौन सी साइड में शिफ्ट हो पीक रहा है? लेफ्ट साइड में shift हो रहा है. लेफ्ट साइड हो रहा है. लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है. लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है. शिफ्ट हो रहा है. ये Yes. information किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं था. No one was able to explain you about the shifting of this peak. ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है इसने, जो हमको क्वांटम मैकेनिक्स में जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा. मैंने कहा ना, इस ग्राफ ने आपके एक नए सब्जेक्ट को एक बढ़ावा दे दिया. इसका एक्सप्लेनेशन नॉर्मल फिजिक्स कर ही नहीं पा रहा था. कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हायर वेवलेंथ्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोअर वेवलेंथ्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. पर कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं था जिसने पूरा का पूरा ग्राफ एक्सप्लेन कर पाया है. मतलब समवेयर हैविंग अ डिस्कशन जिनकी थ्योरी हाई वेवलेंथ पे बहुत अच्छे से सूट हो रही थी कि भाई हाई वेवलेंथ पे रेडिएंट एनर्जी क्यों कम होती चली जा रही. कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लोअर वेवलेंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोअर वेवलेंथ पे क्यों एनर्जी बढ़ती चली जा रही है. बट किसी के पास भी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कोई एक ऐसी थ्योरी आ जाए सामने जो पूरे स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझा दे. ये थ्योरी कोई डेवलप ही नहीं कर पा रहा था. कुछ जो भी साइंटिस्ट डेवलप कर रहे थे, या तो वो कम लोअर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, या तो वो हायर वेवलेंथ, क्योंकि देखो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है. कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे. मतलब आई डोंट हैव एक्सप्लेनेशन. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन ही नहीं है. पहले वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, रेडिएंट पावर बढ़ता जा रहा है. बट जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, अचानक से एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद से वेवलेंथ बढ़ रहा है, पर पावर पावर कम हो रहा है. ये किसी के पास था ही नहीं. जो थियोरी ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो ये वाला पार्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी. और जो थियोरी ये एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम विद द स्पेक्ट्रम. बनाने के लिए बना तो दिया, ना तो कोई उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था, और ना तो ये शिफ्टिंग क्यों हो रही है लेफ्ट साइड में इसका एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था. समझ में आया प्रॉब्लम क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. And even if I want to explain you ना, मैं अभी आपको ये फिलहाल एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. क्यों?
क्योंकि यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको अभी समझाऊंगी ना, आप लोग पूरा ये हो जाओ। तो फिलहाल आप प्रॉब्लम समझो खाली कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड एट दैट टाइम। जब ये लामर और प्रिंसन ने जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड और वेवलेंथ का जब ग्राफ बनाया कि ठीक है, उन्होंने एक टेम्परेचर पे रखा, जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसका वेवलेंथ देखा कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, इसकी एनर्जी इतनी रेडिएट हो रही है। फिर उन्होंने दूसरा टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करके वापस से उन्होंने कुछ वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन किया और फिर उन्होंने देखा कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंस, ये सारे रेडिएशन देखकर ये एक्सपीरियंस किया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाता है, किसी बॉडी से जो वेव आ रहा है उसका वेव का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एनर्जी रेडिएटेड जो रेडिएंट पावर है वो भी बढ़ता जा रहा है। बट जैसे ही एक पीक पे पहुंचने के बाद वेवलेंथ, जब मैं बड़े और बड़े वेवलेंथ को जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रही है, जो पावर रेडिएट हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे पास आ रही है, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो किसी के पास एक्सप्लेनेशन था ही नहीं कि व्हाई इट इज हैपनिंग, कि पहले स्टार्टिंग में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, जो एनर्जी हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है, बट एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो एनर्जी हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो कम होता चला जा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। कोई थ्योरी सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ्स की थ्योरी को एक्सप्लेन कर पा रही थी और कोई थ्योरी ऐसी थी जो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ्स को एक्सप्लेन कर पा रही थी। मतलब कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं थी जो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को समझा पाए। और किसी के पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं था कि व्हाई एट हायर टेम्परेचर योर पीक इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट। ये पीक, इसका पीक यहाँ पर आ रहा है, इसका पीक यहाँ पर आ रहा है, इसका पीक यहाँ पर आ रहा है, इसका पीक यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा है। ये जो लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है ये भी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पा रहा था। That's why you have to enter into the new physics. कुछ क्लियर हुआ? What was the problem faced? Yes, ma'am. Yes. Yes. So let's discuss about the problem faced in the spectrum. पहला, कोई यूनिफॉर्मिटी समझ में नहीं आ रही थी। मतलब या तो बढ़ता ही चला जाता या तो कम ही होता चला जाता, बट ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। पहले जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाया, जो एनर्जी हम लोग रिसीव कर रहे थे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे तक आ रही थी पर यूनिट टाइम में, वो हमने ये देखा कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर? पावर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम बढ़ते जा रहा था। बट अचानक से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद वो थ्योरी जो थी कि ठीक है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम बढ़ रहा है, ये थ्योरी रॉन्ग हो गई। अचानक से ये दिखना चालू हो गया कि भाई जैसे जैसे एनर्जी वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी जो हम तक आ रही है पर यूनिट टाइम वो कम होती चली जा रही है। ये एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। सो कोई एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए नहीं मिला हमको। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि हमारा जो पीक है वो शिफ्ट होते जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगेन देयर नो वन वाज हैविंग द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। ठीक है, नाउ Yes, ma'am. बट ये चीज देखी गई कि एरिया अंडर दिस कर्व, अगर आप इस कर्व के अंदर का एरिया निकालो तो वो एरिया आपको कहीं ना कहीं इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। मींस एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आप इस ग्राफ के अंदर की अगर आप एनर्जी को ऑब्जर्व करो, ग्राफ के अंदर के एरिया को अगर आप मेजर कर लो, तो आपको वो क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा था? व्हाट इट वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट? Intensity. That is created per unit area per unit time. Now the people who tried to explain the graph, जो लोगों ने ग्राफ को ट्राई किया एक्सप्लेन करना, जिनकी थ्योरी was somewhere little successful, I can say, they were Rayleigh and Jeans and Bain. दो साइंटिस्ट थे, एक्चुअली तीन साइंटिस्ट थे। वन वाज Rayleigh and Jeans. Rayleigh and Jeans जब अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की, Rayleigh और Jeans ने, उनकी थ्योरी सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ साइंटिस्ट ने ट्राई किया एक्सप्लेन करना, बट कुछ उनका जो थ्योरी था वो लॉन्गर वेवलेंथ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, शॉर्टर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने शॉर्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। सो Rayleigh and Jeans वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने लॉन्ग वेवलेंथ वाले रीजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड Bain वाज द साइंटिस्ट जिसने शॉर्टर वेवलेंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर पूरा वेव कोई एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देयर वाज नो थ्योरी एट द टाइम कि जो
डायरेक्टली पूरे के पूरे वेव को एक साथ एक ही पर्टिकुलर थ्योरी में एक्सप्लेन कर दो. देन द पर्सन हु केम इनटू द पिक्चर वाज प्लैंक. प्लैंक वाज द पर्सन जिसने क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से, एक नए फिजिक्स के टर्म्स के हेल्प से नई फिजिक्स डेवलप करके उसने पूरी थ्योरी को एक साथ एक्सप्लेन किया. एंड देन प्लैंक वाज गिवन अ स्पेशल रिकॉग्निशन, क्योंकि बहुत सालों तक लोगों ने ट्राई किया, कोई भी वो चीज अचीव नहीं कर पाया जो प्लैंक ने एक नए ब्रांच ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन कर दिया. तो समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So Rayleigh and Jean explained the higher wavelength, Wien explained the lower wavelength, and the Planck was the one who took the help of a quantum mechanics and explained the whole wavelength. पूरा का पूरा wave, पूरा का पूरा spectrum उन्होंने एक ही theory में अच्छे से explain कर दिया कि why at lower wavelengths we are experiencing that. जैसे जैसे wavelength बढ़ता है, power हम जो receive करते हैं वो बढ़ता है. And what happens when you go to higher wavelength, जैसे जैसे आप wavelength बढ़ाते हो, amount of power हम जो receive करते हैं वो कम होता चला जाता है. ये explanation was given by the Planck altogether. समझ में आया? Clear हुआ? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. So this was all about the Rayleigh and Wien का explanation. I am stopping here. A small part of theory, 5 minutes theory का बाकी है, वो कंप्लीट करूंगी. एक शॉर्ट रिवीजन आपको इसके स्पेक्ट्रम का दूंगी, एंड देन वी विल गो अहेड विद द सम इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है? Yes. Okay, ma'am. Have a good day.